चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा हम केशवानंद भारती का केस देख रहे थे, ठीक है। वो केशवानंद भारती के बाद तीन देखिए, हमें सारे के सारे कोर्ट केस नहीं देखने हैं, सिर्फ दो तीन जो इम्पोर्टेंट हैं और जो हम याद रख सकेंगे हम उन्हीं को देखेंगे। तो केशवानंद देखिए, केशवानंद भारती के केस में क्या होता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें सुप्रीम कोर्ट दो बातें कहता है कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात शुरू होती है वो इसी वर्डिक्ट की बात शुरू होती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है केस, इसका तो कोट करना ही है आपको। अब देखिए इसमें क्या कहा जाता है कि सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज, हाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनोरेमेटिंग बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नीचे एक लिखा हुआ है कि सेकुलर एंड फ्रीडम कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर एमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की बात इस केस के बाद आई, और जो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई कि इस केस के बाद बहुत बड़ा चेंज था ये, बहुत बड़ा चेंज। इसको तो आपको इस केस को इसलिए याद करना ही है। और सेकुलर और फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये तीन बातें इसमें याद रखिएगा जजमेंट की, बेसिक स्ट्रक्चर, सेकुलर, उसमें सेकुलर और फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, तो दोनों जगह कोड हो जाएगा। जब फेडरल वाला कोई बात हो तो वहाँ भी हम इसको कोड करेंगे। उसके बाद अगले कदम में क्या होता है, एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ, देखिए एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, देखिए गवर्नमेंट कैन नॉट फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन जिसका इज द लेंथ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब देखिए इसमें कुछ, हाँ, द कोर्ट हेल्ड द सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो पुरानी वाली बात होगी, ठीक है, जो पिछले केस में। सेकुलरिज्म पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। इस देखिए ये बात कहता है कि सेकुलरिज्म जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। The attitude described by some as one of the neutral toward religion or as some of the neutrality while freedom of religion guarantee। ये तो बात ठीक है, फ्रीडम गारंटी है। ये देखिए, हाँ ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लिखनी है। इन मैटर ऑफ स्टेट रिलीजन हैज नो प्लेस, ठीक है, ये बात यहाँ पर आई कि स्टेट रिलीजन का कोई रोल नहीं है। अब देखिए अगली इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और आती है कि अगर किसी, देखिए अगर किसी स्टेट जो स्टेट है, अगर उसका कोई राज्य ऐसा के एक्शन से या उसके विचार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी स्टेट गवर्नमेंट विच परस्यू नॉन सेकुलर पॉलिसीज और नॉन सेकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एक्ट कंट्रोल टू कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट एंड। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी राज्य सरकार ऐसा नॉन सेकुलर एक्शन का अपना नॉन सेकुलर एक्शन लेती है या किसी रिलीजन के बहुत ज़्यादा ट्रीटेड होती है, ज़्यादा झुकाव दिखाती है तो अपने एक्शन के द्वारा, तो आर्टिकल 356 के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है आर्टिकल 356 के तहत कार्रवाई करने, क्योंकि जो 356 आर्टिकल है इसके अब क्या होता है कि 356 जब बन रहा था संविधान सभा में, तो अम्बेडकर ने ही कहा था कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल तब के सिवा जब इसके सिवा कोई रास्ता न बचे तब ही इसको अपनाया जाए, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत गहरी चोट पहुंचाता है ये आर्टिकल 356। हालांकि इसका इस्तेमाल तब भी आज़ादी के बाद बहुत बार हुआ और हमेशा विवादों में रहा, तो लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल करने की अनुमति तक दे देती है अगर सेकुलर स्ट्रक्चर पे कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने कार्यदाम उससे चोट पहुंचा रही है। इसका मतलब कितना लैंडमार्क जजमेंट हो जाता है ये। अब अगला इसी जजमेंट में एक बात और कही गई कि जो, हाँ, secular, the concept of secularism in Indian Constitution is broad agreement with the US Constitution's First Amendment. They also express the view that the state has the power of legislation on the religion, including personal law under Article 44.
देखिए कितनी बड़ी बात है। आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, उसको भी लगाने का, लेजिस्लेट करने का अधिकार है सरकार को, ये बात तक कह देता है। ठीक है। और जो अब देखिए इसमें जब ये बात कहता है कि हमारा जो सेकुलरिज्म यूएस के फर्स्ट अमेंडमेंट की से उसका गहरा नाता है, जब ये बात कहती है तो इसका मतलब वेस्टर्न सेकुलरिज्म के और झुकाव ये जजमेंट कर रहा है। ठीक है। आगे देखिए, अब अगला है राम जन्मभूमि केस। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जस्टिस वर्मा सेकुलरिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए रेफरेंस लेते हैं ऋग्वेद का, ठीक है, यजुर्वेद का, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का, और कॉन्सेप्ट उसमें और देते हैं सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट उसमें से। इसमें इसका मतलब टॉलरेंस ऑफ और रिलीजन, टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। देखिए टॉलरेंस की बात कौन कर रहे थे, अम्बेडकर जी भी कर रहे थे टॉलरेंस की बात, यही बात वो भी कर रहे थे। बस रेफरेंस यहाँ पर हिस्टोरिकल रेफरेंस है। ठीक है। अब तो हम एसआर मुंबई वाले केस में, अब इसमें ये जो बात हुई कि हम जो हमारा इस जजमेंट से एक बात निकल के आई, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की तरह नहीं है, कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करता रिलीजन वर्सेस स्टेट की। ठीक है। टॉलरेंस की बात करता है और प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करता है, जो हमने अभी बात की थी, सैद्धांतिक दूरी की बात करता है, सभी से इक्वल प्रिंसिपल डिस्टेंस। ठीक है। अगर अपनाते हैं तो सबको अपनाते हैं, नहीं अपनाते हैं तो किसी को नहीं अपनाते। इसमें एक बात और, खैर इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमें 200 वर्ड लिमिट पे नहीं क्रॉस करनी है, तो इतना काफ़ी है इसके लिए हमें 10, क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया है। अब इतने बड़े 7-8 मिनट में हमें आंसर लिखने होते हैं, तो अगर 3 केस को 3 बातें कोट करते हुए करेंगे तो काफ़ी 100 वर्ड्स तो यही हो जाएंगे लगभग करते करते लिखते हुए, और उधर 2 अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें भी काफ़ी है हमारे पास। ठीक है। अब देखिए अगला हम रिपब्लिकन, देखिए रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी जो है उसमें जो गवर्नमेंट है उसको जनता चुनती है। लिंकन की जो डेफिनेशन है फॉर द पीपल बाय द पीपल वाली, वो अप्लाई होती है डेमोक्रेसी पे। लेकिन कोई जो हेड ऑफ द स्टेट चुनने की बात है कि हेड ऑफ द स्टेट कैसे आएगा, कैसे सिलेक्ट होगा, तो उसके दो मेथड ही पॉपुलर हैं, मोनार्की और रिपब्लिकन। मोनार्की क्या होती है, देखिए हम एग्जांपल लेते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड में जो है गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट जनता द्वारा चुनी जाती है, डेमोक्रेसी है वहाँ पर। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन है, महारानी है, एलिजाबेथ बेथ। अब जब महारानी है तो ये मोनार्की हो गई, राजतंत्र, परिवार राजतंत्र हो गया। ठीक है। राजशाही है। अब अमेरिका का लेते हैं, अमेरिका में जनता चुनती है सरकार को, जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का हेड कौन है, और देश का हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ट्रम्प साहब। तो ट्रम्प जो है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो डेमोक्रेसी हुई। और हेड जो वही पोस्ट हेड ऑफ द स्टेट की है, तो यानी हेड ऑफ द स्टेट भी जो पोस्ट है वो जनता द्वारा चुन कर आ रहा है, तो वहाँ रिपब्लिक है। अब हमारे इंडिया में आते हैं, देखो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का हेड तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट राजशाही नहीं है हमारे यहाँ, वो चुन करके ही आता है जनता द्वारा, यानी अल्टीमेटली जनता के पास ही सारी पावर है। हाँ, अब इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो नहीं चुन के आता, लेकिन डायरेक्टली वो जनता चुन के ही आता है। अच्छा, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात हो रही थी कि क्या हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट कराना चाहिए, तो वहाँ डिबेट में 2 बातें निकल के आई कि देखिए, एक तो अगर जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम अपना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो अगर हम क्या नाम है, प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनेंगे तो दोनों के बीच में टकराव की समस्या हो जाएगी। और अगर हम प्रेसिडेंट को जनता से चुनकर ला रहे हैं और उसको कोई पावर नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली, उसको उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करना है, तो फिर क्या मतलब, कोई उद्देश्य नहीं पूर्ति होती है। और इतने बड़े देश में चुनाव के खर्चे एक ही पर्पज, इतना खर्चा करके चुनाव करके लाना और कोई खास काम ना देना, ये ठीक नहीं था। तो इसको हमने दो बातों के आधार पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने ये मेथड चूज़ किया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक तो खर्चा कम,
धन और संसाधन की कमी, रिसोर्सेज कम खर्च होगा। अब दूसरा कि अब अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे तो जब दोनों के पास जनता का समर्थन हो जाएगा, वो सही नहीं है एक गवर्नमेंट चलाने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो इतना काफ़ी है दोनों केस, वहाँ पे 3 केस, और इतना ही रखते हैं, नहीं काफ़ी है। बाकी हम अभी करेंगे, देखिए अब हम करंट अफेयर करेंगे अगस्त के, इसे 1 हफ्ते में ख़त्म करेंगे, अगस्त के एक हर हफ्ते करंट अफेयर्स ख़त्म करेंगे। और एक्वेटिक इकोसिस्टम तो हमें करना ही है, आज ही हम रात में करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरा। उससे एनवायरनमेंट खत्म, कुछ कुछ रिपोर्ट आती हैं, वेरियस रिपोर्ट्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनके बारे में नॉलेज लेंगे, क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी क्या इश्यूज़ हैं, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, और थोड़ी जानकारी और रिपोर्ट जो उनकी रिपोर्टें आती हैं उनके बारे में। तो इतनी हम बातें जल्दी करने वाले हैं आज और कल के बीच में। तो थैंक यू, इतनी रखते हैं अभी फ़िलहाल।